अध्याय 7। खड़खड़ाहट। मिस क्लो जिस कुर्सी पर बैठी थी वह हिल गई। क्या? मैं इसे अभी धो दूंगा, इसलिए कृपया इसे उतार दें। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं अपनी सीट से उठा और मिस क्लो के पास गया। ये ठीक है। हालांकि जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मिस क्लो उछलकर दूर चली गई। मैं केवल अपना हाथ देखता रहा जब वह हवा में इधर उधर लहरा रहा था। क्या वह इतनी पागल है कि वह ये भी नहीं चाहती कि मैं उसे छूऊं? खैर, मेरा मतलब है, आंसू का दाग एक बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। मैंने खाना खा लिया है, इसलिए जाओ। लेकिन मैं तो आपकी नौकरानी हूँ। यह उससे ये कहने का मेरा तरीका था कि वह मुझे अब बाहर न निकाले। फिर उसने अपने सामान्य भाव भंगिमा से भिन्न, लाल चेहरे से मेरी ओर देखा, मानो वह समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। रुको, क्या वह पागल है? क्या वह बहुत असभ्य था? आप? मिस क्लो ने पहला शब्द कहने के बाद एक लंबी चुप्पी बनाए रखी, और मैं उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मूक हो गया। हालांकि मिस क्लो ने बाथरूम की ओर इशारा किया और कहा, वहां रुको। क्षमा, मुझे कपड़े बदलने में मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां जाओ और जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं, बाहर मत आना। मैं खो गया था। क्या ये किसी प्रकार की सजा है? क्या इस दुनिया में एक असभ्य नौकरानी को बाथरूम में बंद करना कोई बात है? ये बहुत बुरा है। हताशा में मैंने बिना सोचे समझे कुछ शब्द बोल दिए। मैं कपड़े उतारने में बहुत अच्छी हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली नौकरानी हूँ जो आपको 1 सेकंड से भी कम समय में कपड़े बदलने में मदद कर सकती है। यह एक वास्तविक कौशल था जो आपने 2 शरारती भाइयों का पालन पोषण करते समय सीखा था। ऐसा लग रहा था कि मिस क्लो मेरे अजीब बयान से अचंभित हो गई, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने दोबारा नहीं कहा कि मुझे खेद है। तो समस्या क्या है? अरे नहीं, मेरे द्वारा कहे गए इस कथन में अनुनय विनय और मीठी मीठी बातें करने का मेरा मूल इरादा प्रतिबिंबित नहीं हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मिस क्लोई अंततः समझ गई और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। इसलिए वहीं रुको, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रही हूँ। जो भावी मिस क्लो मेरे लिए तैयार थी, वह अभी भी बाथरूम में उसका इंतजार कर रही थी। दूसरे शब्दों में, क्या उसका मतलब ये था कि उसका इरादा मुझे बाहर निकालने का नहीं था, बल्कि वह मुझे बंद कर देना चाहती थी? मैं अब पहले से भी अधिक गंभीर हो गया था और मैंने पूछा, क्यों? मैं 100% उम्मीद कर रहा था कि वह मुझ पर झपटेगी और मुझसे इतना अशिष्ट व्यवहार बंद करने के लिए कहेगी, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। याद, मैं नहीं चाहता। क्षमा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखो, इसलिए बाथरूम में रुको। ओह, यही कारण था। एक अप्रत्याशित उत्तर सुनकर मेरा जबड़ा खुला रह गया। फिर मैं तेजी से बाथरूम की ओर चला गया। हाँ, बेशक मैं ऐसी किसी चीज के लिए बाथरूम जा सकता हूँ। ठीक है, अपना समय लो, और आशा है कि आप बहुत कुछ बदल जाएंगे। पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस करते हुए, मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिनका कोई मतलब नहीं था और बाथरूम में प्रवेश कर गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने से ठीक पहले, मैंने मिस क्लो के चेहरे पर जो नज़र देखी, वह WTF की सटीक परिभाषा थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं था। मैं एक नौकरानी थी जो अपने मालिक की निजता का सम्मान करना जानती थी। मैं जानता हूँ कि मिस क्लो महिला नायक है, और जैसा कि उपन्यास में बताया गया है, एक महान भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि मुझे उस स्पष्ट दुर्व्यवहार और हिंसा को नज़रअंदाज करने का विचार पसंद नहीं आया जो मेरी आंखों के सामने खुलेआम हो रहा था। मैं नहीं कर सका। मिस क्लो का परिवार, जो उसके पिता और भाई की तरह मुख्य हवेली में राजाओं और रानियों की तरह रहते थे, अंततः उन्हें पूरे दिल से अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन ये भी भविष्य में था। इसलिए मिस क्लो का माहौल तब तक भयानक बना रहेगा जब तक कि उन्हें अपने किए पर पछतावा न होने लगे। इसके अलावा मिस क्लो को जो दुर्व्यवहार झेलना पड़ा वह उचित नहीं था क्योंकि उन्हें पछतावा होने लगा था। इस अवधि के घाव उसके दिल में हमेशा बने रहने वाले थे, और भविष्य में उन निशानों को ठीक करने की कोशिश से दर्द गायब नहीं होने वाला था। अफसोस को पछतावा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ऐसे में मैं उसकी स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।
मैं मुख्य पात्र नहीं था और मेरा कोई परिवार या दोस्त नहीं था जो अंततः अफसोस के साथ मेरा ध्यान आकर्षित करता हो। वास्तव में मेरा परिवार मुझे सुखाना चाहता था और मेरा कोई करीबी भरोसेमंद दोस्त नहीं था। इसी कारण मेरी यह स्थिति थी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह ये है कि सुश्री देरे ने मुझसे यह आपको देने के लिए कहा। मैं चुपचाप देखता रहा कि एक नौकरानी ने मेरे सामने सामान का ढेर गिरा दिया और तेजी से चली गई। मुझे मुख्य हवेली का दौरा किए हुए 10 दिन हो गए थे और तब से कुछ भी नहीं बदला था, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि डचेस को विश्वास था कि मैं मिस क्लो के पक्ष में हूँ। इसके कारण मुख्य हवेली और छोटी हवेली दोनों के नौकर जब भी मुझे देखते थे, अपना सारा काम मुझे सौंप देते थे। आज भी उनमें से एक ने मुझे सुबह सुबह जगाया और पूरे दिन का काम देकर भाग गया। मैं उनसे छिपने में इतना अच्छा हो गया था कि उन्होंने मेरे छात्रावास के कमरे में मेरे पास आने का फैसला किया। और अब तक बस यही था। हमने स्थिति के बारे में कभी बात नहीं की, मानो वे सभी मेरे अपनी मर्जी से चले जाने का इंतजार कर रहे हों। हालांकि आज से कुछ बदल गया है। जब मैं छोटी हवेली के सभी धूल भरे पर्दे हटाकर कपड़े धोने के कमरे में जा रहा था, तो मैं नौकरानी द्वारा छोड़ी गई दूसरी टोकरी लेने के लिए नीचे झुका। मुझे पता नहीं चला कि कब किसी ने मुझे धक्का दिया पीछे से। मेरे सामने सीढ़ियां थीं। जैसे ही मैंने गूंगी आवाज निकाली, गिर जाओ, मैं लुढ़क गया। ओह, मैं इतना अचंभित हो गया था कि मैं गिनती भी नहीं कर पा रहा था कि मैं कितनी बार लुढ़क चुका हूँ। सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए मैंने अपनी चोटिल बांह को देखा और ऊपर देखने से पहले उसे थोड़ा रगड़ा। टैप करें, टैप करें, टैप करें। मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी, लेकिन मैं यह नहीं देख पाया कि मुझे किसने धक्का दिया। जब मैं शांत बैठा था तो टोकरियों से फटा हुआ कपड़ा धीरे से मेरे ऊपर गिर गया। मैं मुस्कुरा भी नहीं सका, रोना तो दूर की बात है। दर्द और गुस्से को दबाने के लिए अपने दांत भींचते हुए मैंने अपने बेहद दुखते टखने की ओर देखा। मुझे इस पर चलने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ऐसा लग रहा था कि बुरी तरह से मोच आ गई है क्योंकि धड़कता हुआ दर्द दूर नहीं हो रहा था। मैंने धीरे धीरे अपने टखने को मोड़ने की कोशिश की, तभी एक तेज अनुभूति मेरे पैर तक पहुंची और मैं भौहें सिकुड़ने पर मजबूर हो गया। मेरी बाहों पर कई खरोंचें थीं और मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पर भी कुछ खरोंचें थीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कितना दर्द महसूस हुआ। हे भगवान, वे कितना नीचे जा सकते हैं? क्या उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ मुझे डरा देगा? इस तरह के कार्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। मैंने अपने अस्त-व्यस्त बालों और कपड़ों को थपथपाया, फिर उठ गया। मैं अपने द्वारा गिराए गए सभी कपड़े उठाने के लिए आगे बढ़ा और लंगड़ाते हुए कपड़े धोने के कमरे की ओर चला गया। तुम बस मुझे देखो, मैं मिस क्लो के और भी करीब जा रहा हूँ, और देखते हैं तब कौन हंस रहा होगा। कपड़े धोने का सामान सौंपते समय मैंने मन ही मन उन्हें कोसा। जिन नौकरों ने देखा कि मैं कितना गंदा देख रहा हूँ, वे मेरे पास से गुजरते हुए एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, और जो नौकर मेरे पास से कपड़े धोने का बल्ला निकालने ही वाला था, उसने मेरे उग्र दिखने वाले चेहरे को देखा तो वह पीछे हट गया। मैं इन्हें ले लूंगा। अरे हाँ, मैंने मिस क्लो के कपड़ों को बड़े करीने से मोड़ा और चला गया। जल्द ही देर हो गई। मैं आज मिस क्लो से एक बार भी नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। मुझे ये कपड़े भी हटाने होंगे। मैं दृढ़ निश्चय के साथ उसके कमरे की ओर गया, लेकिन मेरे टखने में दर्द के कारण जल्दी से आगे बढ़ना कठिन था। इस दर पर मुझे यकीन नहीं था कि मैं आज मिस क्लो को देख पाऊंगा। लेकिन कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए बस थोड़ा सा और। अरे वह वहाँ है। शांत गलियारे में उनकी फुसफुसाहटें विशेष रूप से तेज थीं। जब मैंने चलना बंद किया तो मैंने देखा कि दो अजीब सी दिखने वाली नौकरानियां दालान के बीच में खड़ी थीं और उनके बगल में पानी की एक बाल्टी थी। मुझे ये कितना बुरा एहसास हो रहा है। दोनों नौकरानियां अपने बगल में पानी की बाल्टी लेकर मेरी ओर देख रही थीं। वे हास्यास्पद रूप से संदिग्ध लग रही थीं, इस हद तक कि वे उनसे बचना चाहती थीं। हालांकि मुझे मिस क्लो के कमरे तक पहुंचने के लिए इस दालान से होकर गुजरना पड़ा। मैं एक तरह से जानता था कि क्या होने वाला है,
लेकिन मैंने अपनी प्रवृत्ति को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और अपने कदम तेज कर दिए। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो मैं सामान्य से अधिक तेज नहीं था। हालांकि नौकरानियों ने उम्मीद के मुताबिक पानी की बाल्टी उठा ली। बाल्टी का कोन बिल्कुल मेरी ओर था। गलियारा संकरा था और टखने में मोच आ जाने के कारण मैं भाग नहीं सका। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। क्या आप कम से कम इस सब बकवास के साथ थोड़ा और रचनात्मक हो सकते हैं? मेरे पास अपनी किस्मत को स्वीकार करने और अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये और भी बुरा था क्योंकि मैं वास्तव में सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। शवा, मैंने पानी के छींटों की आवाज़ सुनी। हालांकि मुझे गीलापन महसूस नहीं हुआ, शायद बस थोड़ा सा मेरे पैरों के आसपास, लेकिन बस इतना ही। क्या हो रहा है? घबराहट महसूस करते हुए मैंने धीरे से आंखें खोली और महसूस किया कि कोई मेरे सामने खड़ा है। उसके लंबे, चांदी जैसे बालों से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। जैसे ही उसकी लंबी पलकों पर पानी की बूंदें पलकों के हिलने से हिल गईं, काली, लाल आंखें उभर आईं। उसके चेहरे पर जो बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति थी, वह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अपने अस्थिर रुख के कारण जमीन पर गिरते हुए मैंने घुटी हुई आवाज में उसे बुलाया। मेरी हमदम, ओह, मैं, नौकरानियां इतनी सदमे में थी कि जैसे ही उन्होंने बाल्टी गिराए, उनके चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए और धातु फर्श पर गिरी, जिससे तेज आवाज हुई। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ थे। उसकी बड़बड़ाती आवाज ठंडी थी। जैसे ही मैं अवचेतन रूप से कांप उठा, मिस क्लो ने अपना ध्यान नौकरानियों से हटाकर मेरी ओर कर दिया। तुम नीचे क्यों बैठे हो? क्षमा, उठो, ब्लेयर थोरपे। वे लाल आंखें जो मुझे घूर रही थीं, अब उतनी उग्र नहीं थी जितनी पहले थी। जैसे ही मैंने उन नर्म आंखों में देखा, मैं अचानक एहसास से चौंक गया। आज मिस क्लो ने पहली बार मेरा नाम पुकारा था। मुझे नहीं पता था कि उसे मेरा अंतिम नाम याद है। यह एक छोटा सा क्षण था, लेकिन मुझे अपनी नाक की नोक पर झुनझुनी महसूस हुई। जैसे ही मैं लड़खड़ाकर ऊपर आया, मिस क्लो ने फिर से नौकरानियों की ओर देखा, जो अपने पैरों के चारों ओर घूम रही बाल्टी को उठाने से भी डर रही थी। अरे, हाँ, स्क्रैम, मुझे खेद है, आप बहरा हैं, पेशाब करो। अन्य समय में मैं उसे उसके शब्दों के चयन के लिए डांटता, लेकिन अभी नहीं। मिस क्लो के शब्दों से नौकरानियों को भगाना इस समय मेरी रुचि से बाहर था। जैसे ही मिस क्लो ने अपने गीले बाल साफ किए, मैंने चेहरे पर उदास भाव लाते हुए उन्हें गले लगा लिया। याद, सिर से पांव तक भीगी हुई, मिस क्लो सामान्य से भी अधिक पतली लग रही थी। वह सचमुच एक छड़ी के रूप में गुजर सकती थी। तुम सचमुच मुझे परेशान कर रहे हो। जब मिस क्लो ने मेरी ओर देखा तो उसने भौहें चढ़ा लीं। क्या आप कहेंगे कि मैं पागल हो रहा था अगर मैं कहूं कि यह डूबता हुआ चेहरा अभी भी उसके ठंडे, भावहीन चेहरे से बेहतर था? या क्या मैं बस उसकी भौहों का आदी हो गया था? तुम वहां क्यों खड़े थे? बेहतर सवाल यह है कि आप क्यों थे? तुम पूरी तरह भीग चुके हो। मैं छिपा नहीं सकता कि मुझे कितना परेशान महसूस हुआ। उसका पहले से ही पीला दिखने वाला चेहरा पानी से और भी पीला पड़ गया था। उसके होंठ नीले पड़ने लगे और हल्के से कांपने लगे। तुमने मेरी जगह पानी क्यों लिया? मिस क्लो को धन्यवाद। मेरी आस्तीनें और पैर थोड़े गीले थे। हालांकि मेरे लिए मिस क्लो के बजाय पानी के छींटे मारना बहुत बेहतर था। काफी बेहतर, सचमुच, बहुत बहुत बेहतर। तुम रोने की हिम्मत मत करना। अगर तुम रोओगे तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। मैं रोने वाला नहीं हूँ। फिर आप ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे आप होने वाले हैं? मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैंने बस अपने होंठ चबा लिए। किसी चीज के लिए आभारी होना एक बात थी, लेकिन चिंतित होना दूसरी बात थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत देर तक चुप था, मिस क्लो ने अपनी लाल आंखों से मेरा चेहरा देखा। वे उसकी आमतौर पर सुरक्षित रखी जाने वाली आंखें नहीं थीं, और वे निश्चित रूप से उतनी ठंडी नहीं थी जितनी तब थी जब उसने नौकरानियों को जाने का आदेश दिया था। उसका ये नया रूप देखकर मेरे मन में अचानक एक सवाल आ गया। इस समय पूछने के लिए ये सबसे अच्छा प्रश्न नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इसे पूछना चाहता था। क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मेरा प्रश्न सुनते ही मिस क्लो का शरीर कांप उठा। कहानी खत्म, अलविदा।